अभी रिसेंटली ही सीजे सूर्यकांत ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को जुडिशियल ऑफिसर्स के घेराव के इशू पर काफ़ी टफ स्टैंड लेते हुए प्रैक्टिकली घेर लिया था और अब वहीं स्टेट एक और बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रेडार पर आ गई है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पर सीरियस क्वेश्चंस रेज किए हैं। तो क्या वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हर तरफ से फंसती हुई नजर आ रही है? क्या ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स है या फिर सिस्टमिक बायस का सिग्नल? तो चलिए इस पूरी स्टोरी को डिटेल में समझते हैं क्योंकि यहाँ बात सिर्फ एक स्टेट की ही नहीं बल्कि डेमोक्रेसी के कोर प्रिंसिपल्स की हो रही है। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब व्यूअर्स सबसे पहले इशू समझते हैं और यहाँ एलिगेशन क्या लगा है। तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इलेक्शन अनाउंसमेंट से पहले ही वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने 2185 पुलिस पर्सनल डिप्लॉय किए थे 832 लोगों के सिक्योरिटी के लिए, जो डायरेक्टली तृणमूल कांग्रेस से लिंक्ड बताए गए हैं, और 144 और लोग हैं जिन्हें सपोर्टर्स कहा गया है। अब ये नंबर छोटा नहीं है। सोच के देखिए कि जब एक तरफ आम वोटर्स अपनी सेफ्टी को लेकर कंसर्न्ड होते हैं और दूसरी तरफ अलेजेडली पॉलिटिकली लिंक्ड लोगों को इतना हैवी सिक्योरिटी कवर मिल रहा है, तो परसेप्शन क्या बनेगा? अब ईसीआई ने इसको ही क्लियरली लैप्स बोला है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दिया। द कमीशन हैज टेकन सीरियस नोट ऑफ द मैटर एंड डायरेक्टेड द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस टू कंडक्ट अ स्ट्रिक्ट प्रोफेशनल रिव्यू विद इन द नेक्स्ट 2 to 3 days इन अ फेयर एंड इक्विटेबल मैनर। अब ये लाइन खुद में काफ़ी कुछ कह देती है। मतलब ईसीआई को लगा है कि पुलिस डिप्लॉयमेंट न्यूट्रल नहीं था, और जब बात इलेक्शंस की हो, न्यूट्रलिटी ही सबसे बड़ा प्रिंसिपल होता है। अगर पुलिस या स्टेट मशीनरी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में टिल्ट करती दिखे तो पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस क्वेश्चनेबल हो जाता है। और अब लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो इलेक्शन कमीशन का रोल होता है इंश्योर करना कि इलेक्शंस फ्री और फेयर हो। इसी कंटेक्स्ट में ईसीआई ने एक और इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन दिया है, विड्रॉल ऑफ स्टेट प्रोवाइडेड सिक्योरिटी कवर फॉर leaders irrespective of political affiliation, including those out on bail or parole, those accused in criminal cases and those with a criminal history। अब ये एक स्वीपिंग ऑर्डर है। इसका मतलब क्लियर है कि अगर किसी लीडर पर क्रिमिनल चार्जेस है या वो बेल या परोल पर है तो उसको स्टेट सिक्योरिटी का प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। अब डेडलाइन भी सेट की गई है, मिडनाइट तक सिक्योरिटी विड्रॉ करनी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, ईसीआई ने उन लोगों पर भी फोकस किया है जो अनऑथराइज्ड स्टेट प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन इंजॉय कर रहे थे, मतलब प्रोटोकॉल के अगेंस्ट सिक्योरिटी ले रहे थे। अब एक सिस्टम में क्लीनअप की तरह लग रहा है जहां ईसीआई इंश्योर करना चाहती है कि कोई भी अनड्यू एडवांटेज ना मिले। और यहीं पर एक और सीरियस एंगल आता है, नॉन बेलेबल वारंट्स का। The Commission issued similar directions regarding tainted political leaders against whom non-bailable arrest warrants are yet to be executed। अब ये बहुत क्रिटिकल है क्योंकि अगर किसी लीडर के अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट पेंडिंग है और वो फिर भी फ्री घूम रहा है या सिक्योरिटी इंजॉय कर रहा है तो लॉ इन्फोर्समेंट की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठता है। ईसीआई ने क्लियरली बोला कि वारंट्स को रीजनेबल टाइम के अंदर एग्जीक्यूट किया जाए। और अब आते हैं ग्राउंड लेवल इंसिडेंट पर जो इस पूरे कंट्रोवर्सी को और फ्यूल करता है। एक वायरल वीडियो ने पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को और हीटेड बना दिया है। वीडियो में अलेजेडली एक लोकल लीडर कह रहे हैं कि आफ्टर द इलेक्शंस रिजल्ट ऑन May 4 आई विल रन अ स्टीम रोलर ओवर देम। अब ये स्टेटमेंट सिर्फ एक थ्रेट नहीं है, ये डायरेक्ट वोटर इंटिमिडेशन का केस बन सकता है। और जब इलेक्शन के पहले ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं तो वोटर का कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। इस केस में हफीजुल मोल्ला जो एक ग्राम पंचायत प्रधान बताए जा रहे हैं, उन्हें अरेस्ट किया गया। ये एक्शन दिखाता है कि सिचुएशन कितनी सीरियस हो गई थी कि इमीडिएट अरेस्ट करना पड़ा। इसी तरह मुर्शिदाबाद से एक और केस आया है जहां राजू मोंडल पर एलिगेशन है कि उन्होंने वोटर्स को थ्रेटन किया और फोर्स किया कि वो पर्टिकुलर पार्टी के फेवर में वोट करें। अगर ये एलिगेशन प्रूव होते हैं तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट और आईपीसी के मल्टीपल प्रोविजंस को ट्रिगर कर सकता है। और अब एक और इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर एक्शन। ईसीआई ने एक जॉइंट बीडीओ को सस्पेंड कर दिया, ज्योत्सना खातून, जो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर भी थी। एलिगेशन ये था कि वो ओपनली एक पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में कैनवसिंग कर रही थी। अब ये बहुत ही सीरियस मिसकंडक्ट है क्योंकि इलेक्शन ड्यूटी पर जो ऑफिसर्स होते हैं उनका रोल स्ट्रिक्टली न्यूट्रल होता है। अगर वो किसी पार्टी के लिए कैंपेन करते दिखे तो पूरा इलेक्शन मशीनरी कॉम्प्रोमाइज लगता है। ईसीआई ने यहाँ भी स्ट्रिक्ट स्टेप लिया और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने का ऑर्डर दिया। ये एक मैसेज है कि कमीशन सिर्फ डायरेक्टिव्स इशू नहीं कर रहा बल्कि
इन्फोर्समेंट भी कर रहा है। अब एक और एंगल जो बहुत लोग मिस कर देते हैं वो है ट्रांसफर्स का इशू। ECI ने नोट किया कि अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 के बीच 1370 ऑफिसर्स ट्रांसफ़र किए गए, जिसमें 97 IAS, 146 IPS और बहुत सारे स्टेट सिविल और पुलिस सर्विस ऑफिसर्स शामिल थे। इतने लार्ज स्केल ट्रांसफ़र इलेक्शन के जस्ट पहले होना सस्पेशन क्रिएट करता है, इसलिए ECI ने इंटरवेन करके इन ट्रांसफर्स को रैशनलाइज किया। ये भी एक तरह का चेक है ताकि कोई भी गवर्नमेंट अपने फेवर में एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को ट्वीक ना कर सके। साथ ही ECI ने वोटर कन्वीनियंस पर भी काम किया है। 4660 ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशंस अप्रूव किए गए, जहां वोटर्स की संख्या 1200 से ज़्यादा है, और 321 पोलिंग स्टेशंस रीलोकेट किए गए। टोटल पोलिंग स्टेशंस अब 85,379 हो गए हैं, और ये दिखाता है कि ECI एक तरफ स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट कर रही है और दूसरी तरफ लॉजिस्टिकल इम्प्रूवमेंट्स भी कर रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ECI का कोर मैसेज क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और इलेक्शन कमिश्नर्स सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने क्लियरली बोला है कि इलेक्शंस फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड इम्पार्शियल होने चाहिए, और उन्होंने कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस भी ले डाउन की है। तो अब सवाल ये है कि क्या वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट सच में हर तरफ से प्रेशर में आ गया है? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस, दूसरी तरफ ECI का क्रैकडाउन, ग्राउंड पर अरेस्ट, सस्पेंशन और डायरेक्टिव्स। पैटर्न ये सजेस्ट करता है कि मल्टीपल इंस्टीट्यूशन साइमल्टेनियसली अकाउंटेबिलिटी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन एक बैलेंस्ड व्यू भी ज़रूरी है। गवर्नमेंट ये आर्ग्यू कर सकती है कि सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट थ्रेट परसेप्शन के बेसिस पर होता है और हर पॉलिटिकली लिंक्ड पर्सन को ऑटोमेटिकली बायस के लेंस से नहीं देखा जा सकता, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब नंबर्स डिसप्रोपोर्शनेट हो जाए या ट्रांसपेरेंसी मिसिंग हो। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि इलेक्शंस के टाइम एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस कॉमन होते हैं, हर पार्टी दूसरे पर ब्लेम लगाती है, लेकिन यहाँ डिफरेंस ये है कि ECI जैसे इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने खुद इंटरवेन किया है और सीरियस नोट लिया है। ये नॉर्मल पॉलिटिकल रिटोरिक से एक लेवल ऊपर की बात है। एंड में ये पूरा एपिसोड एक रिमाइंडर है कि डेमोक्रेसी सिर्फ वोटिंग तक लिमिटेड नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जहां इंस्टीट्यूशंस जैसे इलेक्शन कमीशन और जुडिशरी इंश्योर करते हैं कि पावर का मिसयूज ना हो। वेस्ट बंगाल का ये केस एक टेस्ट केस बन सकता है कि कैसे इंस्टीट्यूशंस इफेक्टिवली इंटरवेन करते हैं जब उन्हें लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। अब देखना ये होगा कि अगले कुछ दिनों में DGP का रिव्यू क्या कंक्लूड करता है, क्या सिक्योरिटी विड्रॉल्स प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होते हैं और ग्राउंड पर सिचुएशन कितनी इंप्रूव होती है, क्योंकि अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब वोटर पोलिंग बूथ पर जाए तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट हो कि उसका वोट फ्री है, फेयर है और किसी प्रेशर के बिना। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। Until then, keep following Law Chakra.